अस्सलाम वालेकुम गाइज़, माय नेम इज़ मलिक अवैस अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है इसकी चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू प्रॉब्लम 2, ठीक है, जिसकी मैंने ये सारी वैल्यू और जो इसके अंदर एंट्री थी वो सारी लिख दी हैं। और हमने इसके अंदर 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमें बनाना है प्रीपेयर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमने बनाना है CGS फाइंड करना है मैन्युफैक्चरिंग का। और तीसरे नंबर पर हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो हम पहले बनाते हैं इसका शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका स्केच पढ़ा था, उसको यूज़ करते हुए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम मटेरियल कास्ट को फाइंड करने के लिए हमने स्केच में पढ़ा था कि हम पहले लेते हैं बिगनिंग रॉ मटेरियल। वो हमारे पास कितना था, यहाँ से हम देखते हैं। बिगनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास, ये जो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया कि ये बिगनिंग रॉ मटेरियल है, लेकिन उन्होंने डेट दी है। ये जनवरी 1 है, ये दिसंबर 31 की है। तो जनवरी 1, सो इससे पता चलता है हमें ये हमारे पास बिगनिंग है और ये हमारे पास एंडिंग है। तो हम पहले रॉ मटेरियल की बिगनिंग इन्वेंटरी हमारे पास है 90,000, वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना था, प्लस करना था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन में फाइंड करेंगे कहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास ये दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी वैल्यू है 7,50,000, ठीक है। हम पे लिख देंगे 7,50,000। अब हमने क्या, हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा अवेलेबल फॉर यूज़ के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा, उनको हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 8,40,000, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें से रॉ मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम एंडिंग रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे। एंडिंग रॉ मटेरियल, अब यहाँ से देखेंगे एंडिंग रॉ मटेरियल हमारे पास क्या दी हुई वैल्यू, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी दिसंबर 31 की 60,000। तो हम यहाँ से 60,000 को माइनस करेंगे, इसके साइड में ब्रैकेट लगा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी इसमें से। तो अब हमारे पास क्या होगा, टोटल रॉ मटेरियल। तो हमारे पास रॉ मटेरियल टोटल कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम इसको इसमें से माइनस करें 8,40,000 में से 60,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7,80,000, ठीक है। इस तरह हमारी एक चीज़ होगी, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट दूसरा स्टेप है इसके अंदर, वो है डायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट वो हमारे पास कितनी दी है इसके अंदर, कहाँ पे है, ये एरिया हमारे पास डायरेक्ट लेबर कास्ट 1,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट। अब मैंने लास्ट वीडियो के जो हमने बनाए थे उस पर मैंने आपको बताया था स्केच के अंदर ये कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट के अंदर आती हैं। तो हम यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, पढ़ते आएंगे और चेक करते आएंगे। जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएगी उसको हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे पहले दी हुई है सेलिंग एक्सपेंस, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर नहीं आता, ये हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो देन हमारा रॉ मटेरियल जो हमने यूज़ कर लिया है, फिर हमारा रॉ मटेरियल दूसरा है वो भी हमने यूज़ कर लिया है, यूटिलिटी फैक्ट्री। अब ये आता है इसके अंदर, पहले हम इसको लिखते हैं यूटिलिटी फैक्ट्री को। कितनी वैल्यू थी यूटिलिटी फैक्ट्री की, 36,000, ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये हमने यूज़ कर लिया। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, ये भी यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट के अंदर। अब हम इसको भी टिक करते जाएंगे साथ साथ। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1,62,000। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने यूज़ कर लिया है। देन हमारे पास है सेल, ये जो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस फैक्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ होता है इंश्योरेंस फैक्ट्री। इसकी वैल्यू हमारे पास ये 40,000। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास सप्लाइज फैक्ट्री, ये भी हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ होती है। इसकी वैल्यू दी है हमारे 15,000। हम लिखेंगे सप्लाइज फैक्ट्री। कितनी है? 15,000। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होता है। देन हमारे पास है इनडायरेक्ट लेबर, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में यूज़ होगा। इसको हम लिखते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 लाख। ठीक है, देन हमारे पास आएगा नेक्स्ट, इसके बाद है मेंटेनेंस फैक्ट्री, ये भी मैन्युफैक्चरिंग हेड में यूज़ होता है। मेंटेनेंस फैक्ट्री, इसकी वैल्यू हमारे पास है 87,000। देन हमें दिया है वर्क इन प्रोसेस, ये इसी में यूज़ होगा शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हेड में, लेकिन ये नेक्स्ट अगेन स्टेप में जाकर यूज़ होगा अभी नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड में नहीं आता। देन वर्क इन प्रोसेस ये भी नहीं आता है, फिनिश गुड्स ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस इतनी ही चीज़ें आती हैं। देन हम नीचे लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट बनी है। हम इन सब को ऐड करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। 60 इन सब को ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, दो वैल्यूज़ को। फिर हम इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी बनती है। तब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6,40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गया। फिर हमने इसके बाद क्या करना होता है, हमने लिखा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये थी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। और नेक्स्ट में लिखा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जस्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग वो कैसे आएगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि ये कैसे आती है। हमने तीनों चीज़ों को ऐड करना था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करना है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करना है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जब इन तीनों को वैल्यू आप ऐड करते हो तो हमारे पास आंसर आता है 15,70,000। 15,70,000। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस करना होता है वर्क इन प्रोसेस, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस को। तो हमारे पास दी हुई है वैल्यू ये वर्क इन प्रोसेस जनवरी 1, तो हम इसको माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। बिगनिंग को हमने प्लस करना है और एंडिंग को हमने माइनस करना है। इसको हम प्लस करेंगे, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस। हमारे पास कितनी वैल्यू इसकी वर्क इन प्रोसेस 1,80,000। ठीक है, अब हमने माइनस करना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1 लाख। हमने इसको माइनस करना है तो हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1,80,000 में से 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक 80,000। 80,000 को हम इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास आएगा
50,000। ठीक है, तो ये हमारे पास शेड्यूल था इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, जो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हमारा वन पार्ट कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट पार्ट बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CGS को फाइंड करना है। तो हम इसी क्वेश्चन में से वैल्यू को यूज़ करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए हम CGS को फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। हमने यहाँ से जिनको भी यूज़ कर लिया हम उनको टिक कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन जो वैल्यू रह गई हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। तो हमने रॉ मटेरियल को यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ हो गया हमारे पास। यूटिलिटी फैक्ट्री यूज़ होगी, डायरेक्ट लेबर कास्ट यूज़ कर ली, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री यूज़ कर ली, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, सेल्स रहती है हमारी, इंश्योरेंस फैक्ट्री यूज़ कर ली, सप्लाईज फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यूज़ हो गए हमारे, इंडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस फैक्ट्री, वर्क इन प्रोसेस भी यूज़ हो गया। ठीक है, अभी फिनिश गुड्स हमारे पास रह गई हैं, सेल्स रह गई है और सेलिंग एक्सपेंस रह गए हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे रहते हैं, सॉरी ये भी नहीं हुए, हमारे रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, तो हम अभी फाइंड करते हैं CGS को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए बिगनिंग इन्वेंट्री। तो हमें ये दी हुई है फिनिश गुड इन्वेंट्री, मतलब ये बिगनिंग है जो कि जनवरी 1 तो बिगनिंग होगी और दिसंबर 31 हमारे पास एंडिंग होगी। तो हम लिखते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री। हमारे पास कितनी बिगनिंग इन्वेंट्री 2,60,000। ठीक है, अब हमने जो लास्ट मैंने वीडियो में बताया था इसका कंसेप्ट, उसके अंदर हमने किया था प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री का, लेकिन वो थी मर्चेंडाइज के अंदर। यहाँ हम फाइंड करें CGS को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फाइंड करेंगे CGS को, तो हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट जो फाइंड किया ना इसकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग की, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो हम उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। उसका हमारे पास आंसर आया था 16,50,000। ठीक है ना, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 16,50,000, इसको हमने ऐड किया। तो अब हमारे पास गुड्स, नेक्स्ट हमारे पास आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो अब इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 19,10,000। ठीक है, अब हमने इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2,10,000। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 2,10,000। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये, अब CGS आ गया हमारे पास, CGS। हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास CGS आएगा। जब हम 2,10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी 17 लाख। ठीक है, तो इस तरह हमने CGS को भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 की करते हैं, तीसरा जो इसका पार्ट है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने ये भी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। अब हमारे पास रह गया है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स और सेलिंग एक्सपेंस। इनको यूज़ करते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स। ठीक है, अब सेल्स की हमारे पास कितनी वैल्यू है 25 लाख, 25 लाख। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 25 लाख। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हमने CGS को, जो हमने अभी इससे क्वेश्चन नंबर 2 में CGS की वैल्यू फाइंड किया ना, हमने उसको सेल्स में से माइनस करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं माइनस CGS हमारे पास कितना आया था 70 लाख, जो हमने लास्ट अभी फाइंड किया ना इससे पहले, हमारे पास उसकी वैल्यू थी 70 लाख। तो हम इसमें से 70 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 70 लाख। तो जब हम इसमें देन हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या मार्जिन। जब हम 25 लाख में से 70 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें से
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है। तो पहले हम सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ की, 1,40,000, 1,40,000, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का ये रहे, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव, कितने हमारे पास ये 2,70,000। जब हम इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम या नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। हम लिखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम। इनमें से माइनस करें 8 लाख में से 1,40,000 को और 2,70,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3,90,000, ठीक है। तो ये थी रिव्यू प्रॉब्लम 2, जिसके अंदर 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का, सीडीएस फाइंड करना था और इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें 1 बाय 1 समझा दी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।